हेलो गाइज, मेरा नाम अम्बुज चौबे और आज हम लोग फिज़िक्स के एक नए ब्रांच क्वांटम फिज़िक्स की शुरू करने जा रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि फ़िज़िक्स होता क्या है। फिज़िक्स फिज़िक्स जो है, फिज़िक्स इज़ द ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी स्टडी अबाउट द नेचर एंड इट्स फिनोमेना। फिज़िक्स जो है एक शाखा है विज्ञान की, जिसमें हम नेचर और उसके जुड़े हुए घटनाओं के बारे में पढ़ते हैं। 1900 तक, अप टू 1900 हमें जो फिज़िक्स पता था वो क्लासिकल फ़िज़िक्स थी, और क्लासिकल फ़िज़िक्स को हम 3 भागों में बांटते हैं। क्लासिकल फ़िज़िक्स को 3 भागों में बांटा गया है, जैसा कि आप देख सकते हैं। पहला है क्लासिकल मैकेनिक्स, दूसरा थर्मोडायनेमिक्स, तीसरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। क्लासिकल मैकेनिक्स में हम लोग न्यूटन्स के लॉ और गति के नियम, लॉ ऑफ मोशन, ये सब पढ़ते हैं। थर्मोडायनेमिक्स में हीट के बारे में कि हीट कैसे फ्लो होता है, किस कंडीशन में होता है, इसको पढ़ते हैं। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिक, इन सब के इफेक्ट को पढ़ते हैं। लेकिन क्लासिकल फिज़िक्स के लॉ जो हैं वो क्वांटम फिज़िक्स में लागू नहीं होते हैं। वो उस पे क्वांटम फिज़िक्स में क्लासिकल फिज़िक्स के लॉ अप्लाई नहीं होते हैं, जिससे अब और कहाँ कहाँ ये अप्लाई नहीं होते हैं, चलिए उसे देखते हैं। तो देखिए, जहाँ पे डोमेन्स वेयर क्लासिकल फिज़िक्स फेल, कहाँ कहाँ पे क्लासिकल फिज़िक्स फेल होता है। तो फर्स्ट, व्हेन द वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इज़ वेरी हाई, नियर अबाउट 10⁸ मीटर पर सेकेंड। जब इसमें वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, किसी चीज़ की, वस्तु की वेलोसिटी जो है वो बहुत अधिक हो जाती है, करीबन लाइट की स्पीड के, तो उस समय क्लासिकल फिज़िक्स के लॉ अप्लाई नहीं होते हैं। और दूसरा, एटॉमिक रियलम। एटॉमिक रियलम मतलब इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, बहुत छोटे पार्टिकल हैं, उनके भी स्पीड उसी प्रकार की हैं। तो एटॉमिक के लॉ में भी, मतलब एटॉमिक स्ट्रक्चर, उन सब छोटे छोटे पार्टिकल हैं, वहाँ पे भी क्लासिकल फिज़िक्स के लॉ अप्लाई नहीं होते हैं। और इन्हीं सब कमियों को दूर करने के लिए एक नई ब्रांच ऑफ साइंस का जन्म होता है, और उस ब्रांच ऑफ साइंस को हम क्वांटम फिज़िक्स कहते हैं। और ये पहला जो है, इसका जो फेल हुआ था, इसको सॉल्व करने के लिए हमारे पास थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी आता है, और दूसरे के लिए हमें क्वांटम मैकेनिक्स आता है, जिससे पहले वाले को सॉल्व करने के लिए थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, और दूसरे को सॉल्व करने के लिए क्या आता है हमारे पास, क्वांटम मैकेनिक्स। और हम लोग यही क्वांटम मैकेनिक्स को पढ़ने वाले हैं। 14 दिसंबर 1900 को क्वांटम मैकेनिक्स का बर्थडे माना जाता है, 14 दिसंबर। तो देखिए, क्वांटम मैकेनिक्स का बर्थडे 14 दिसंबर 1900 को माना जाता है। इसी दिन मैक्स प्लांक्स ने एक पेपर पब्लिश किया था, उसमें अपने ब्लैक बॉडी रेडिएशन को समझाया था। और उस ब्लैक बॉडी रेडिएशन में प्लैंक्स ने हमें एक फार्मूला दिया था, जो कि आप लोग पढ़े भी होंगे, E=h²। यहाँ पे E जो है एनर्जी है, H क्या है, प्लैंक्स कांस्टेंट, और म्यू फ्रीक्वेंसी है। हाँ, और प्लैंक्स कांस्टेंट का वैल्यू होता है, प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू होती है 6.626 इंटू 10⁻⁻34 जूल। चलिए अब जान लेते हैं क्वांटम मैकेनिक्स के कुछ अच्छे अच्छे इवेंट को। उनमें से पहला इवेंट है, प्लैंक्स सेड दैट रेडिएशन इज इन द फॉर्म ऑफ पार्टिकल विच हैव ए पैकेट ऑफ एनर्जी कॉल्ड क्वांटम और क्वांटा। जो कि प्लैंक्स हैं, वो कह रहे हैं कि रेडिएशन, लाइट जो है वो किसके फॉर्म में है, पार्टिकल। वो पार्टिकल के रूप में होता है, पार्टिकल के रूप में वो चलता है, और वो एक पैकेट ऑफ एनर्जी है, जो कि उसको क्या कहते हैं, क्वांटा या फिर क्वांटम। चलिए अब दूसरा इवेंट देखते हैं। उसमें
In 1905, Sir Albert Einstein explained photoelectric effect by applying Max Planck's theory of radiation. इसके बाद फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो है वो सर अल्बर्ट आइंस्टाइन एक्सप्लेन किए बाय अप्लाइंग मैक्स प्लैंक्स थ्योरी। ऊपर वाली थ्योरी का इस्तेमाल करके, मैक्स प्लैंक्स की थ्योरी का इस्तेमाल करके सर अल्बर्ट आइंस्टाइन ने ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट दिया और इसके लिए इन्हें नोबेल पुरस्कार भी मिला। और तीसरा एक्सपेरिमेंट है, इवेंट है 1913 में नील्स बोहर गिव बोहर्स एटॉमिक मॉडल बाय इंट्रोड्यूसिंग क्वांटम कंडीशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। क्वांटम कंडीशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम को इस्तेमाल कर नील्स बोहर एक साइंटिस्ट हैं जो कि अपना मॉडल दिए। हम आगे ये जो थ्योरी है इसको डिटेल में आगे पढ़ेंगे, फिलहाल अभी इंट्रोडक्शन है। और अब हम इवेंट 4 को देखते हैं जो कि 1923 में हुआ था। उसको वो एच कॉम्पटन के द्वारा दिया गया था। वो क्या था? एच कॉम्पटन एक्सप्लेन किए थे क्वांटम इफेक्ट को, जो कि बताते हैं स्कैटर इलेक्ट्रॉन एंड एक्सरे टुगेदर एंड प्रूव दैट एक्सरे इज नॉट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बट इन ए पार्टिकल। जो कि एक्सरे और इलेक्ट्रॉन को दोनों को एक साथ स्कैटर करते हैं और बताते हैं कि जो एक्सरे है वो एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव नहीं है लेकिन वो एक पार्टिकल है। बाय यूजिंग क्वांटम कंडीशन का इस्तेमाल करके उन्होंने एच कॉम्पटन ने ये बताया कि एक्सरे जो है वो एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव नहीं है, लेकिन वो एक वेव नहीं है लेकिन वो एक पार्टिकल की तरह बिहेव करता है। उसके बाद एक इवेंट 4 होता है वो 1927 में, जो कि डेविसन एंड जर्मर एक्सपेरिमेंट करते हैं और प्रूव करते हैं दैट पार्टिकल हैव वेव कैरेक्टर। दैट ऊपर वाली थ्योरी में अभी तक हमने पढ़ा कि ये सभी पार्टिकल को लाइट को पार्टिकल बता रहे थे, लेकिन इन्होंने ये बताया कि लाइट वेव की तरह बिहेव करता है। देखिए, द थ्योरी of quantum between this year from 1900 to 1927 is called the old quantum theory। 1900 से 1927 के बीच में जो क्वांटम थ्योरी है उसे हम ओल्ड क्वांटम थ्योरी कहते हैं। फर्दर उसके बाद 1927 के बाद दो साइंटिस्ट आए। फर्दर 2 साइंटिस्ट कम इन एक्शन इंडिपेंडेंटली। दोनों एक दूसरे को मतलब दोनों एक दूसरे को पता नहीं था, वो इंडिपेंडेंटली आप अकेले अकेले काम करते थे। एंड टेक दिस थ्योरी इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, और इस थ्योरी को आगे बढ़ाए, विच इज़ नोन एज मॉडर्न क्वांटम थ्योरी, जो कि मॉडर्न क्वांटम थ्योरी के नाम से जानी गई। मॉडर्न क्वांटम थ्योरी को भी दो भागों में बांटा गया है। एक तो मैट्रिक्स मैकेनिक्स, दूसरा वेव मैकेनिक्स। जो मैट्रिक्स मैकेनिक्स है उसे हेजनबर्ग और उनके साथियों ने आगे बढ़ाया, और जो वेव मैकेनिक्स है वो इरविन श्रोडिंगर वो 1927 उस टाइम और इनके साथियों ने आगे बढ़ाया। और फर्दर मैनी साइंटिस्ट इसमें इन थ्योरी देने में बहुत साइंटिस्ट का योगदान रहा, जैसे PM डिराक, मैक्स बोर्न, डब्ल्यू पॉल, ये और बाकी साइंटिस्ट हैं जिनका इसमें बहुत योगदान रहा। फिलहाल हम इतना ही पढ़ते हैं। आगे आने वाले लेक्चर में हम प्रोसिक्युलर्स ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स देखेंगे। धन्यवाद।